आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 22 सितंबर की शाम का न्यूज एनालिसिस दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। कृषि से जुड़े तीनों बिल पास हो गए हैं। इसे लेकर हंगामा करने वाले 8 सांसद जिन्हें कल सत्र से निलंबित कर दिया गया था, उनका धरना भी खत्म हो गया है। सुबह इन लोगों के पास उपसभापति हरिवंश नारायण चाय लेकर पहुंचे, खुद को उनका दोस्त बताया, फिर सभापति को अपनी पीड़ा बताते हुए चिट्ठी लिख दी कि वे आहत हैं और उपवास करेंगे। अब इस पूरे प्रकरण को बिहार के सियासी समीकरणों से जोड़ दिया गया है। वहीं चुनाव से पहले बिहार में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। यहाँ आरजेडी के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। लालू यादव या परिवार के किसी और सदस्य की कोई तस्वीर नहीं है। इसके क्या मायने हैं, जानेंगे। बताएंगे कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं और सरकार क्या कर रही है। बात होगी बैंक से जुड़े एक और बड़े घोटाले की और समझेंगे कि इन घोटालों का बैंकिंग सिस्टम पर कैसा असर होता है। लेकिन उससे पहले मुख्य समाचार सुनिए प्रतीक वाघमारे से। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 4 दिनों में संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कांग्रेस के सांसद रविंद्र बिट्टू ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने कल पंजाब कांग्रेस के 4 सांसदों के साथ मारपीट की, जिसको लेकर आज लोकसभा में ये मुद्दा उठा और उनके इस आरोप के बाद संसद में उठे हंगामे से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ड्रग्स केस में फंसी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। पहले उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच रिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। इस पर कल सुनवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल में दीपिका के नाम के बाद अब एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी एनसीबी की रडार पर है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई जारी है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर पहुंचा है। मध्य प्रदेश की 2 दर्जन से अधिक सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। जियो के नए पोस्टपेड प्लान्स जारी किए गए, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा। डेटा रोल ओवर की सुविधा भी इन प्लान्स में उपलब्ध है। अगर प्लान का डेटा इस्तेमाल नहीं हो पाता तो वह अगले महीने के प्लान्स में जुड़ जाएगा। अमेरिकी ओपन से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बाहर होने के कुछ दिन बाद नोवाक जोकोविच ने डिएगो को हराकर इटालियन ओपन टेनिस खिताब जीत लिया। जोकोविच का रोम में यह 5वां खिताब है। शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर है ये। मेरा नाम है अमन गुप्ता। कृषि बिल को लेकर हंगामा बरकरार है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने मानसून सत्र का बहिष्कार कर दिया है। इसी बीच सरकार ने आज तीसरा बिल भी पास करा लिया। ये बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। यानी राज्यसभा ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। वहीं 20 सितंबर को राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद धरने पर बैठे सत्र से निलंबित सांसदों के पास आज सुबह होते ही उपसभापति हरिवंश नारायण अपने घर से चाय लेकर उनके पास पहुंचे। धरना खत्म करने के लिए कहा। निलंबित सांसदों ने उनकी चाय पीने से मना कर दिया। उपसभापति उनसे ये भी कहते रहे कि सदन के बाहर वो उनके दोस्त हैं। इसी के कुछ देर बाद हरिवंश ने राज्यसभा के सभापति यानी वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि 1 दिन का वो उपवास रखेंगे। इस बीच हरिवंश के पीछे एनडीए मजबूती से खड़ा हुआ है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है। ऐसे में हरिवंश के चाय, चिट्ठी और उपवास के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मैंने आज तक .in में पत्रकार कबूल अहमद से बात की और पूछा कि दोस्ती के नाते पहुंचे हरिवंश नारायण के इस प्रकरण में सियासत कहां से आ गई। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरे प्रकरण को समझना चाहिए कि रविवार को जब संसद के अंदर कृषि संबंधी विधेयक पे जब बात हो रही थी, उस वक्त बहस होते होते एक्सटेंड किया था टाइम, है ना। तो अपोजिशन कह रहा था कि इसको आप एक्सटेंड करके अगले दिन के लिए बढ़ा दीजिए, और सत्ता पक्ष कह रहा था कि हम हर हाल में उसी दिन जो है बिल को पास करा लें। अब इस बात को लेके दोनों की बीच हो गई। और उस वक्त हरवंश जी उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडलिंग करेगा सरकार, क्योंकि सत्ता पक्ष हर हाल में चाह रहा था कि हम
इसको पास करा लें। अब वो पास कराने अपोजिशन का विरोध था, इसके बीच इतना माहौल बिगड़ गया सदन का कि लगातार हालत जो कि राज्यसभा में ऐसी कभी भी हालत जो है पिछले हम 30 सालों 40 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी थी। जो स्थिति रविवार के दिन हुई, निश्चित तौर पर उस दिन संसद की और लोकतांत्रिक गरिमा को बहुत ठेस पहुंची है। ऐसे में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सारे मार्शल बुला लिए गए और अपोजिशन के जो सांसद थे उन्हें वो किया गया और जिसके बाद ध्वनि मारे से वो पारित हो गया बिल। अब इसके बाद ये बात सभापति को जो वेंकैया नायडू दूसरे दिन आए तो उनको तकलीफ हुई और वो सारी चीजों को लेके उन्होंने ठेस पहुंचाया और उन्होंने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। लेकिन उससे पहले सांसदों के निलंबित से पहले ही बीजेपी ने इसको बिहार अस्मिता से हरवंश नारायण सिंह का जो प्रकरण को जोड़ के पेश किया। जब उससे जोड़ा और सीधा सबसे पहले सुशील मोदी ने मोदी जी की उपस्थिति में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कल शिलान्यास हो रहा था उस बीच उन्होंने इसको जोड़ दिया और इसका कहा कि बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंची है और आने वाले समय में बिहार इसका जवाब देगा। अब उसके बाद 8 सांसद निलंबित हो जाते हैं और निलंबित होने के बाद वो एलओपी की मांग कर रहे हैं, क्या एलओपी के तहत उनकी बातें सुनी जाए और उसको लेके न किसी सेशन में न सत्ता पक्ष की ओर से न ही अगर कोई भी पहल हुई न बात करने का कोई सिलसिला हुआ, वो रात भर बैठे रहे। फिर सुबह जो है हरवंश जी चाय लेके जाते हैं। एक तरफ तो वो चाय लेके जा रहे थे, है, दूसरी तरफ वो सभापति को लेटर लिख के अपने पीड़ा भी बयां कर रहे थे। उसमें वो सारी चीजें उन्होंने अपने आप को दिखाया कि कैसे वो तकलीफ हुई, 2 दिन तक वो सो नहीं पाए, रात भर नींद नहीं आई उन्हें, है ना। वो अपने पीड़ा को बहुत उस विस्तार से उन्होंने डिफाइन किया और उन्होंने कहा मैं एक दिन उपवास रखूंगा। तो ये पूरे पैरेलल चीजें चल रही थी। इधर वो चाय लेके आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर ट्वीट कर देते हैं, है ना, और कहते हैं और वो एक तरह से उनकी जो इमेज है हरवंश जी की उसको और जो है मजबूत करने का काम करते हैं और उनको बहुत शालीनता पे कल भी आप देखेंगे रविशंकर प्रसाद ने उनकी शालीनता को लेके उनकी इमेज को लेके कहा एक बिहार के भौतिक है जिनका नाम देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी है नाम है और उन्होंने सब कुछ होता रहा और इस बात को सहते रहे लेकिन एक बार भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो इंडिया जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा है हरवंश जी के उसमें और वही चीज जो है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके इन बातों का जिक्र किया वो हरवंश जी की इमेज को मजबूत करने के साथ साथ दूसरी तरफ जो है बिहार चुनाव के समीकरण भी साधने की कवायद की गई। यही वजह है कि इस बात को समझते हुए विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने कहा कि आपने संजय सिंह के हाथ तोड़ से मुखर होकर कहा कि आप जो है संसद में किसानों के विरोधी बिल पास करा लेते हैं, यहाँ आप रिश्ता निभाने आए हैं। तो रिश्ता क्या है, यहाँ दोस्ती कैसे निभा रहे हैं आप? तरफ नियमित एक बार भी आप उस पर खड़े नहीं हुए क्योंकि हरवंश जी अपना जो राजनीतिक कैरियर रहा है जिस तरह की अपनी छवि रही उनकी वो उसको देखते हुए ये सारी बातें संजय सिंह से लेकर तमाम जो सांसद थे उन्होंने बात की। कुबुल जी, आप किस तरह से देखते हैं हरिवंश नारायण को बिहार की अस्मिता से जोड़ना चुनाव में कितना गेम चेंजर होगा और इसे कैसे मुद्दा बनाया जा सकता है? देखिए, एक तो बिहार का जो पूरा माहौल रहा है वहाँ बिहार अस्मिता का एक बड़ा मुद्दा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे यह 2015 का चुनाव देखेंगे तो वहाँ डीएनए का एक बड़ा मुद्दा बना था जिसको नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ डीएनए को लेकर यहाँ तक कि उन्होंने बिहार के तमाम लोगों के नाखून बाल इकट्ठा करके लोग यहाँ दिल्ली भेज दिया था, आपको अगर याद हो तो। सुशांत राजपूत के मामले में भी देखिए आप बिहार अस्मिता का ही एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए बीजेपी ने हरवंश के प्रकरण को लेके जिस तरह से सियासत शुरू की है वो उनको सीधे सीधे उस तरह से बिहार अस्मिता से जोड़ दिया। आप देखेंगे रविशंकर प्रसाद से लेकर तमाम नेताओं जितने भी ट्वीट किए वो पूरी तरह से खासतौर से बिहार के नेताओं ने उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये एक तरह से बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंची है, इसका जवाब वहाँ की जनता देगी और आरजेडी और कांग्रेस को इसका हिसाब जो है चुकाना पड़ेगा चुनाव में। यानी साफ है। सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम इसको बिहार में चुनावी मुद्दा बनाएंगे क्योंकि वो जेडीयू से सांसद है, बिहार से है, तो ये कनेक्शन है उनका। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस पर चुनाव, तो ये बात भी अपोजिशन भी समझ रहा है। ये थे आज तक डॉट में पत्रकार कबूल अहमद। गांव, शहर और मोहल्लों के खंबे दीवारों पर हाथ जोड़े नेताओं की होर्डिंग्स लगना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव आने वाले हैं। आने वाले 2 महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं और इस हफ्ते में तारीखें भी निश्चित होने की संभावना है और अब यही हाल वहां देखने को मिल रहा है। राज्य में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, लेकिन इस बार यहां महागठबंधन की अगुआ आरजेडी के पोस्टर में
एक बात अनोखी है, अनोखी ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का चेहरा है। लालू या परिवार के किसी और सदस्य का कोई चेहरा है ही नहीं। जगह जगह लगे पीले बैकग्राउंड वाले पोस्टर में लिखा है नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार, और बगल में हाथ बांधे तेजस्वी यादव की तस्वीर छपी है। तो इस पोस्टर से लालू के गायब होने की वजह क्या है, यही पूछा मैंने पटना में आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित कुमार सिंह से। ये देखिए, कहीं ना कहीं ये एक जो डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, यानी कि एक रणनीति का हिस्सा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि आरजेडी ने जो पोस्टर्स जारी किए हैं चुनाव से पहले, उसमें केवल और केवल तेजस्वी यादव का ही चेहरा दिखाया जा रहा है। यानी कि ये रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि आरजेडी पिछले कुछ महीनों से कह सकते हैं उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि जब भी वो लालू यादव की तस्वीर लगाई जाती है या फिर लालू परिवार के किसी भी व्यक्ति की तस्वीर लगाई जाती है, तो वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार से उसको जोड़कर देखा जाता है। और ऐसी तस्वीरें जब लालू और राबड़ी देवी की भी लगती हैं पोस्टरों में, तो जेडीयू भी और हमलावर हो जाती है। और वो अगले ही दिन आप देखेंगे वो खुद अपना नया एक पोस्टर जारी करते हैं, जिसमें लालू और उनके जो भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा है उसका उसमें बखान होता है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को यह महसूस हो रहा था कि लालू यादव की तस्वीर लगाने से लोगों को वही 15 साल के जंगल राज की याद दिलाता है ऐसी तस्वीरें। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने, जो कि इस बार चुनाव में, यानी कि मैं कह सकता हूँ पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो है पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ये एक रणनीति में परिवर्तन किया है, जहां पर सिर्फ केवल और केवल तेजस्वी यादव के चेहरे को ही दिखाया गया है। तेजस्वी यादव को एक युवा नेता के रूप में यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है, नई सोच के रूप में उन्हें यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक रणनीति का हिस्सा है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तेजस्वी यादव ने 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू राबड़ी शासनकाल था, उसमें जो जिसे कुशासन कहा जाता है या जंगल राज कहा जाता है, तो उसमें जो भी गलतियां हुई थी लालू राबड़ी शासनकाल के दौरान, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बकायदा लोगों से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 15 साल के दौरान कोई गलती हुई है उनके पिता से या उनकी माता से, जो दोनों मुख्यमंत्री रहे थे, तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। तो तेजस्वी यादव को भी ये एहसास हो चुका है कि अब लालू और राबड़ी देवी से अब पार्टी आगे नहीं चलने वाली है, और इसीलिए उन्होंने अब अपने आप को ही प्रोजेक्ट करने की यहाँ पर नई रणनीति अपनाई है। भ्रष्टाचार मुक्त छवि की बात की रोहित आपने, और IRCTC होटल घोटाला अगर हम देखें तो उसमें तेजस्वी का नाम है। फिर इन आरोपों के बीच इस छवि को वो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, यहाँ पे बात यह है कि तेजस्वी यादव के ऊपर केवल आरोप लगे हैं और पटियाला हाउस के कोर्ट जो है दिल्ली में, वहां पर मामला चल रहा है। लेकिन ये मामला जो है इतना ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं हाईलाइट नहीं हुआ है जितना कि चारा घोटाला मामला है। चारा घोटाला मामला बहुत बड़ा मामला है। 1990 के दशक में जब ये हुआ था, और उस मामले में लालू यादव को सजा हो चुकी है। आप देखिए, 27.5 साल की सजा इस वक्त लालू प्रसाद यादव काट रहे हैं रांची जेल में, जहां उन्हें दोषी करार दिया गया था कई सारे मामले में चारा घोटाले के, और 7.5 साल की उन्हें सजा मिली है। तो ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, लोगों के जहन में भी है। जहां तक आप IRCTC घोटाले की बात कर रहे हैं, उसमें अभी महज सिर्फ आरोप तेजस्वी यादव पे लगे हैं, चार्जशीट दायर हुआ है, बाकी उसमें अभी मामला कुछ ज्यादा आगे बढ़ा नहीं है। तेजस्वी यादव दोषी करार नहीं दिए गए हैं। इसीलिए जब भी लालू की तस्वीर लगाई जाती है पोस्टर में, तो लोग उसे चारा घोटाले से जोड़ देते हैं। उन्हें कैदी नंबर फला फला बताया जाता है जो रांची जेल में बंद है। तो जेडीयू इसका काफी फायदा उठाती है, यानी लालू को जब भी। जी बताइए रोहित, इस पोस्टर की सियासत में जेडीयू की भी बात करना चाहूँगा। वहाँ नीतीश के साथ PM मोदी की तस्वीर है हाथ जोड़े हुए, तो यहाँ गठबंधन के नाम पर सिर्फ तेजस्वी हैं। तो इन दिग्गजों के सामने वे खुद को कैसे भुना पाएंगे इस चुनाव में? देखिए, विपक्ष की अगर बात करें तो उनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। अगर तेजस्वी नहीं तो फिर आप मान लीजिए कोई नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अगर है अभी विपक्ष में, महागठबंधन की बात करें, या विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी है, या फिर कांग्रेस है, किसी पार्टी में देख लीजिए आपके पास कोई चेहरा ऐसा है ही नहीं
जिसे आप महागठबंधन के मुख्यमंत्री के पद का दावेदार कह सकते हैं तेजस्वी यादव को छोड़ के। इसीलिए पूरा का पूरा जो फोकस है महागठबंधन का वो इस वक्त तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही है। हालांकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार महागठबंधन के होंगे, इसको लेकर अभी भी छोटे जो दल हैं यानी कि आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर वीआईपी पार्टी जो है, उन सब में काफी इन सवाल उठाए हैं कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अभी नहीं है, वो केवल आरजेडी के ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। लेकिन बहरहाल आप समझ के रखिए कि आने वाले दिनों में ये सब पार्टियां मान भी जाएंगी, कोई इनके पास विकल्प नहीं है। तो तेजस्वी यादव इकलौता मुख्यमंत्री का चेहरा है महागठबंधन में। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एनडीए की बात करें तो आपको काफी मजबूत आपको एक दिख सकता है, मजबूती दिख सकती है, जहां आपको नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह है, रामविलास पासवान है, चिराग पासवान है। तो ऐसे में बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता एनडीए में हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो जंग है महागठबंधन की तरफ से, उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। और इसीलिए हर तरफ आप देखिए आरजेडी अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के नाम को भुनाने के लिए, उनकी युवा छवि को जो है भुनाने के लिए, और फ्रेश चेहरा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार मैंने जैसा आपको बताया तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इसीलिए पार्टी अब दूरगामी सोच रखते हुए तेजस्वी यादव पर ही जो है पूरा का पूरा फोकस कर रही है। ये थे पटना से आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित कुमार सिंह। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले एक अपील है कि हमारा अब टेलीग्राम पर चैनल भी बन गया है। इधर हम हर पॉडकास्ट की लिंक डालते हैं, तो आपको पॉडकास्ट मिलने और पॉडकास्ट सुनने दोनों में आसानी होगी। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 88,935 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना को मात देने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में रिकवरी रेट करीब 89% है। लेकिन एक दिन में हो रही लगभग 1000 मौतों के बीच ये ज़रूरी है कि वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार की जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ये कहा था कि वैक्सीन कम समय में लोगों तक पहुंचे, इसके लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2021 की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन आ जाने की उम्मीद जताई थी। अब अगर वैक्सीन आ भी जाएगी तो इसे सबसे पहले कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन में जो लोग हैं उन्हें दिया जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन इसे आम लोगों तक पहुंचाने में और कौन सी चुनौतियां होंगी, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट दर्पण सिंह से। दर्पण ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े तमाम अधिकारियों से बात करके एक विस्तृत रिपोर्ट इंडिया टुडे पर छापी है। अमन, जैसा कि आपने पूछा, एक बार वैक्सीन आ जाए तो बड़ी चुनौतियां क्या हैं? वैक्सीन इफेक्टिव हो, अफोर्डेबल हो, सेफ हो। चुनौती सबसे बड़ी हमारे सामने ये होगी कि सबसे पहले इसका बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा वैक्सीन अप्रूव होने के बाद, और प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसको मार्केट रेडी करना, जितने भी रेगुलेटरी कंसर्न्स हैं उसको बिल्कुल ध्यान देना, उस पर उसको सारे क्लियरेंस लेना, एक तो बड़ी चुनौती ये होगी। दूसरा पहलू इसका ये है लॉजिस्टिक्स का, कि इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग साइट से भारत के सबसे जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख है, वहां कैसे इसको लेके जाएं। और हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन को स्टोर करना और उसको शिप करना, उसको पहुंचाना बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में ये करना पड़ेगा। ये इसलिए करना है ताकि वैक्सीन खराब ना हो, जब उसका उपयोग होना हो तब तक वो बिल्कुल सुरक्षित हो, वो कारगर हो। एक तीसरा और आखिरी जो पहलू जुड़ता है जब हम चुनौतियों की बात करते हैं, कि हमें लाखों हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना होगा, उनको डिप्लॉय करना होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, देश बहुत बड़ा है, आबादी इसकी बहुत ज्यादा है, हम सब जानते हैं, और ये इसलिए करना होगा कि जिनको वैक्सीन
चाहिए, जिनको वैक्सीन देना है, उनको बहुत दूर तक सफर न करना पड़े। चुनाव में हम देखते हैं बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ जो है वो बूथ लगाते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। तो उससे ये होता है कि लोग 1-2 किलोमीटर चलते हैं, फिर उनका जो भी रजिस्ट्रेशन होना है, जो तमाम चीजें होती हैं, वो एक मॉडल काम कर सकता है। तो ये कुल मिला के ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं जो वैक्सीन के आने के बाद देश की जो सरकार है और जो अथॉरिटीज हैं उनको इससे निपटना पड़ेगा। दर्पण, बिल्कुल इतनी बड़ी आबादी और दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचाना वाकई चैलेंज है। आपने मास वैक्सीनेशन की बात की, तो ये कब तक शुरू होने की संभावना है? इसको लेके अभी बिल्कुल कोई स्पष्ट सा हमारे पास स्पष्ट जानकारी नहीं है। सबसे ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट जो है, जो आकलन हुआ है अभी तक, उससे ये लगता है कि बड़े पैमाने पे, जिसको मास वैक्सीनेशन बोलते हैं, ये 2021 के आखिर में शायद ये शुरू हो जाए। लेकिन कई विरोधाभास भी इसमें आ रहे हैं। जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की कंपनी है, भारत की है, पुणे में है, उन्होंने ये कहा है एक अखबार को इंटरव्यू में कि वैक्सीन सबके लिए उपलब्ध हो, ऐसा होने में 2024 भी लग सकता है। बट हमारी सरकार ये कह रही है कि बहुत जल्द वैक्सीन आने वाली है। और हमारी जो बात हो रही थी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि हमारी जो डेडलाइन है, ऑफिशियल डेडलाइन नहीं है, इसलिए बातें हो रही हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी पार्लियामेंट में बताया है, उस डेडलाइन के 2-4 महीने पहले भी वैक्सीन आ सकती है। ये बात बड़े अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं। जी दर्पण, भारत के पास एक बड़ा ही पॉजिटिव अनुभव भी है। हमने देखा वैक्सीनेशन का और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर वो चाहे पोलियो की वैक्सीन हो या हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रही है सरकार? जैसा कि अमन आपने जिक्र किया इस बात का, कि एक तो बात ये ध्यान में रखने की है कि भारत विश्व में वैक्सीन बनाने के मामले में अग्रणी देश है। और जैसा कि आपने कहा कि पोलियो और तमाम तरह के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भारत चलाता है, उसकी सराहना WHO और तमाम संस्थाओं ने की है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, EVIN जिसको हम बोलते हैं, वो नेटवर्क हमारे पास है। एक डिजिटल सिस्टम है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है आपको वैक्सीन के स्टॉक्स के बारे में, वो कहाँ से कहाँ उसको ले जाया जा रहा है, उसको उस मूवमेंट को ट्रैक करता है, स्टोरेज टेम्परेचर को ट्रैक करता है। कोल्ड चेन पॉइंट्स कंट्री में, हमारे देश में अभी इस वक्त करीब 25,000 हैं। और इस अधिकारी ये भी बता रहे थे जब हमारी बात हो रही थी कि जो मेडिकल और एग्रीकल्चरल कोल्ड चेन्स ऑलरेडी देश में हैं, उनका भी इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है। और ये जो नेटवर्क है EVIN, इसको अभी से ही, पहले से भी तमाम राज्य सरकारें और यहाँ तक कि जिले के स्तर तक, जिले के लेवल तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कैसे अभी जो वैक्सीन हैं, कोविड की बात छोड़ दें, बाकी वैक्सीन हैं, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज पे देते हैं, जो दूर दराज के साइट से वहां कैसे पहुंचाते हैं। तो इस चीज को लेकर हो रहा है। और अभी जो संख्या हमें बताई जा रही है, करीब 42,000 कोल्ड चेन हैंडलर्स हैं जो कि डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, और 24,000 के आसपास तापमान को पता करना, उसको नियंत्रित रखना, उसको लॉगर्स बोलते हैं, तो वो भी है। तो सरकार अपनी तरफ से तो इस पर काम कर रही है। और सरकार का ये मानना है कि जो वैक्सीनेशन का जो अनुभव है हमारे जो एक्सपीरियंस है पास्ट में, अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग महामारियों के लिए, वो अनुभव और वो कुशलता कहीं न कहीं जरूर काम आएगी इसके बारे में। और इसमें कई मिनिस्ट्रीज लगी है अमन, कई अथॉरिटीज हैं जो काम कर रहे हैं। एक आपका नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो काम कर रहा है। और तमाम बड़े अधिकारी, जो प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा, उन्होंने कई मीटिंग्स ली है, नीति आयोग के अधिकारी लगे हुए हैं। तो काम तो चल रहा है इस पर। ये थे इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट दर्पण सिंह। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। क्वालिटी वॉल्स आइसक्रीम का नाम सुना ही होगा, और आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो बेशक खाई भी होगी। अब इसी आइसक्रीम कंपनी पर लोन घोटाले का केस दर्ज किया गया है। करीब 1400 करोड़ रुपए का घोटाला है ये। इस घोटाले में CBI ने कई शहरों में 8 ठिकानों पर छापा डाला और क्वालिटी आइसक्रीम के पूर्व प्रमोटर संजय धिंगरा और कंपनी के कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घोटाले की शुरुआत कब से हुई, कौन कौन सी बैंक इसमें शामिल हैं और किस तरह से ये पूरी जालसाजी की गई, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से।
ये एक और बैंक फ्रॉड है और इसका जो काम करने का तरीका है वो स्वाभाविक है। भारत के सारे बैंक फ्रॉड्स इतने आइडेंटिकल या एक जैसे हो चुके हैं कि आश्चर्य होता है कि भारत के बैंकिंग रेगुलेटर्स ये एजेंसियां समझ ही नहीं पाते कि एक तरह से काम होता है। ये घोटाला भी वही है कि कंपनी ने करीब 1400 करोड़ रुपए के लोन लेकर बैंकों के कंसोर्टियम से लोन लेकर उनका गलत इस्तेमाल किया। इसमें अभी जो सूचना सीबीआई की इंक्वायरी के आधार पर मिल रही है, इसमें कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लक्ष्मी बैंक और सिंडिकेट बैंक है। ये पूरा कंसोर्टियम है। 1400 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। ये पिछले 5-6 साल का केस है। आमतौर पर ऐसा काम करने वाली कंपनियां अपने खातों में फोर्जरी करती हैं, फॉल्स अकाउंट्स बनाती हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स देती हैं और शेल कंपनीज बनाकर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस करती हैं और फॉल्स लायबिलिटीज के रजिस्टर बनाकर वो पैसा लोन का खा जाती है। क्वालिटी वैसे भी जिस कंपनी के खिलाफ ये मामला है वो पहले से ही इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में यानी कि कर्ज में डूबी हुई है, तो कर्ज से निकलने के प्रयास में चल। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो कंपनियां आप इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स में जाती हैं, यानी कि जिन कंपनियों को कर्ज चुकाने में दिक्कत होती है और वो बैंक्रप्सी कोड का या दिवालिया कानून का सहारा लेती हैं, उनके खातों से घोटाले निकलना शुरू। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है कंपनियों को कर्ज से माफ करने की या उनसे कर्ज का बोझ कम करने की, उन्हें कर्ज के बोझ से बाहर निकलने की प्रक्रिया का रास्ता देने की, उस पर भी सवाल उठाता है। जैसे जैसे जांच इसमें आगे जाएगी ये समझ में आएगा। आमतौर पर इस तरीके की घोटालों की जांच भी लंबी चलती है और अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इसके तार और कहां तक फैले हो सकते हैं और क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई कौन सी और कंपनियां इसमें शामिल हो सकती हैं। अंशुमन जी, देश में बैंक से जुड़े तमाम घोटाले हो रहे हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला हो, पीएमसी आईसीआईसीआई बैंक का घोटाला हो, यस बैंक का घोटाला हो, और अब ये, इनका बैंकिंग सिस्टम पर कैसा असर पड़ता है? देखिए, पहली चीज है कि आप सारे घोटालों को एक बास्केट में नहीं रख सकते। पीएनसी बैंक का घोटाला अलग तरीके का है, पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला अलग तरीके का है, नीरव मोदी ने जो स्कैम किया वो अलग तरीके का है। भारत के बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि आप ये कहें कि भारत का बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड्स का हब बन चुका है। अभी आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि 2019-20 में बैंकिंग फ्रॉड्स 159% यानी लगभग 160% बढ़े थे और 1.48 लाख करोड़ रुपए की राशि बैंकों के फ्रॉड्स में फंसी हुई है, जो कि पिछले बार की तुलना में करीब 98% ज्यादा है। और ये फ्रॉड्स छोटे से लेकर बड़े पैमाने पर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आरबीआई की रिपोर्ट बताती है, जहां से हम क्वालिटी के घोटाले को समझ सकते हैं, या जहां रोटोमैक का घोटाला या नीरव मोदी का घोटाला या बाकी घोटाले इसके साथ मिल जाते हैं, वो ये है कि सबसे ज्यादा फ्रॉड एडवांस में हो रहे हैं, कर्ज लेने में हो रहे हैं। यानी कि कंपनियां उदार कर्ज की व्यवस्था का फायदा उठाकर बैंकर्स से पैसा लेकर कर्ज का गलत इस्तेमाल कर रही है और ये लगातार हो रहा है। नीरव मोदी के मामले में हमने सप्लायर्स क्रेडिट और इंपोर्ट के क्रेडिट का घोटाला देखा। रोटोमैक के मामले में हमने कमर्शियल क्रेडिट का घोटाला देखा। क्वालिटी में हमने फिर कमर्शियल क्रेडिट का घोटाला देखा। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आप देख लें, भूषण स्टील या बाकी सारे चीजों को ले लें। तो एक तरफ सरकार ये ड्राइव करती है, एक तरफ ये पुश करती है बैंकों को कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन बांटे, और 2 साल बाद 3-4 साल बाद वही कंपनियां जो कभी अपने आप को बहुत सफल और बहुत महान और कामयाब बताती थी, वे वापस लौटती हैं तो कर्ज में डूब चुकी होती हैं। और जब उनके खाते खुलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कर्ज में इसलिए नहीं डूब गई, उनका धंधा नहीं बैठ गया, बल्कि वो पैसा लेकर भाग गई और उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया। अभी आम्रपाली ग्रुप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमने ये देखा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है बैंकिंग उद्योग में बैंकों को जबरन लूटने की या बैंकों को जबरन नुकसान पहुंचाने की और उसके आसपास बहुत सारी चीजें करने की। यह बैंकिंग उद्योग के लिए गहरा संकट है, क्योंकि इससे डिपॉजिटर्स के बीच में बैंकों की साख खराब होती है। जो हम एनपीएस देखते हैं, जो बड़े बड़े खड़े हुए एनपीएस हैं बैंकों के, वो दरअसल डिपॉजिटर्स का मनी है, जमाकर्ताओं का मनी है, जो डूबा हुआ है। और जब उन्हें बैंकों को दोबारा पूंजी की जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स पेयर्स के मनी से, यानी करदाताओं के मनी से, बजट से पैसा निकालकर बैंक में डालती है, जिससे कि उनकी पूंजी बच सके। जैसे जैसे घोटाले बढ़ते जाते हैं, बैंकिंग सिस्टम की साख पर गहरा असर पड़ता है। और अभी इसलिए आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात पर खासतौर पर जोर देकर कहा है कि बैंकिंग सिस्टम को फ्रॉड से बचाना पड़ेगा। और ये उस समय हो रहा है जिस समय कि हम कहते हैं कि भारत के बैंक डिजिटाइज हो चुके हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, बहुत सारी पहचान, बहुत सारा केवाईसी, नो योर कस्टमर, ये सारी प्रक्रियाएं और
चीजें स्थापित हैं, उसके बाद फ्रॉड्स का बढ़ना बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी समस्या है बैंकिंग सिस्टम में, जिसे ओवरलुक किया जा रहा है, जिसकी अनदेखी की जा रही है। ये थे इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका में एडिटर अंशुमान तिवारी। तो दिन भर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की थी हमारे साथी कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के वीकली पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में आज हमने बात की है कि अगर आपकी पैरों की नसों में दर्द हो तो क्या करें। बड़ी सामान्य सी समस्या है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को ये है तो हेलो डॉक्टर का ये अंक ज़रूर सुनिए और उन्हें भी सुनवाइएगा। इसके अलावा पॉडकास्ट में कृषि बिल से जुड़ी तमाम बातों को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे विजय पाल तोमर से बात की गई है, उसे भी सुनिएगा। एक पिक्चर क्लियर होगी कि सरकार क्या समझाना चाहती है। और अगर कार्यक्रम से जुड़ा कोई भी सुझाव है, शिकायत है तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।